खिलता बचपन, मुगली गुट्टी 555। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात होगी इजराइल हमास संघर्ष की। गजा पर इजराइल की बम वर्षा जारी है और अब जमीनी युद्ध की तैयारी है। इन दोनों के युद्ध के बीच लेबनान सीमा पर भी हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का तनाव बढ़ गया है। तो इस पूरे विषय पर न्यूज नाइट में विस्तार से चर्चा होगी। युद्ध और उससे जुड़े हर एक पहलू से हम आपको रूबरू कराएंगे। वहीं इस पूरे संघर्ष के बीच इजराइल से भारतीयों की वतन वापसी भी जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को लेकर विशेष विमानों के आगमन का सिलसिला जारी है। इससे जुड़ी खबर भी हम आपको खास तौर पर दिखाएंगे। बात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के वियतनाम दौरे की भी होगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से जुड़ी सियासत की भी चर्चा करेंगे और बात वर्ल्ड कप क्रिकेट की भी होगी। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गजा में जमीनी युद्ध के लिए इजरायली सेना तैयार। सीमा पर टैंकों का जमावड़ा। लेबनान सीमा पर भी हिजबुल्लाह के साथ बढ़ा तनाव। आतंकी समूह ने इजराइल पर दागी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें। इजरायली चेतावनी के बाद उत्तरी गजा से पलायन। खान यूनुस में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। सऊदी, ब्रिटेन सहित पोप फ्रांसिस की इजराइल से अपील, मानवता की रक्षा हो सुनिश्चित। ऑपरेशन अजय है लगातार जारी। रविवार सुबह इजराइल से 471 भारतीयों के साथ दिल्ली पहुंची 2 विशेष उड़ान। केंद्रीय मंत्रियों ने किया स्वागत। अब तक कुल 918 भारतीयों की हो चुकी है वापसी। विदेश मंत्री का वियतनाम दौरा। बाक निन प्रांत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का किया अनावरण। बौद्ध भिक्षुओं से भी की मुलाकात। हनोई के ऐतिहासिक चन क्रैक पैगोडा का किया दौरा। तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। राइतू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने का किया वादा। राज्य के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस ने भी की जारी। देश भर में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ। वैष्णो देवी से लेकर कामाख्या तक शैलपुत्री स्वरूप की विधि विधान से की गई पूजा। प्रधानमंत्री ने की सौभाग्य और स्वास्थ्य की कामना। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिल्ली में इंग्लैंड अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। इंग्लैंड के सामने 285 रनों का लक्ष्य। 107 रन पर गंवाए 4 विकेट। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात इजराइल हमास संघर्ष की। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। गजा पर बम वर्षा के साथ ही उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए अब तैयार दिखाई दे रही है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। भूमध्य सागर में जंगी जहाज, हवाई हमले और उसके बाद सीमा पर गरजते टैंक, यानी थल, जल, नभ
पूरी तरह से हमास की किलेबंदी। बारी इजरायली सैनिकों द्वारा अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने की है। सेना का लक्ष्य है हमास के आतंकवादियों को सबक सिखाना, उन्हें इस कदर से चोट पहुंचाना कि वो मानवता के खिलाफ कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें। हमास और इजराइल के बीच चला आ रहा संघर्ष अब पूरी तरह से खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। गजा इजराइल सीमा पर जमा हजारों इजरायली टैंक कभी भी हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर यहां से है। उस पहाड़ी के परे गाजा पट्टी है। आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने यहां टैंक एकत्रित, बड़ी संख्या में टैंक एकत्रित शुरू कर दिए हैं। इंडिकेशंस ये हैं कि इजराइल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये चल रहे युद्ध का रुख कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा। इजराइल की चेतावनी के बाद उत्तरी गजा में रहने वाले तकरीबन 10 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन कर रहे नागरिकों की परेशानी को देखते हुए दुनिया के राजनयिक चैनल एक्टिव हो चुके हैं। कूटनीतिक तरीके से इस संकट को सुलझाने के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री पश्चिमी एशिया के दौरे पर हैं। उन्होंने सऊदी प्रिंस से लेकर सभी हितधारकों से बात की। गजा में पैदा हुए मानव संकट को सुलझाने के लिए सऊदी अरब की ओर से प्रयास जारी हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने गजा में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा की बात कही है। इजराइल को अपनी रक्षा करने और गजा से आने वाले हमास के आतंकवादी हमलों से खुद को बचाने का अधिकार है। अपने नागरिकों को बचाना इजराइल का कर्तव्य है और मैंने इस मुद्दे को हर बातचीत में उठाया है। मैंने इस मुद्दे पर इजरायली सरकार के साथ भी बातचीत की है। वहीं पोप फ्रांसिस ने हमास से बंधकों को मुक्त करने और इजराइल से निर्दोष नागरिकों को सुरक्षित करने की अपील की है। इजराइल और फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है बहुत पीड़ादायक है। मैं बंधकों की रिहाई के लिए अपना आह्वान दोहराता हूँ। मैं दृढ़ता से मांग करता हूँ कि बच्चे, बीमार, बुजुर्ग, महिलाएं और नागरिकों को संघर्ष का शिकार न बनाया जाए। मैं मानवीय कानून का सम्मान करने का आह्वान करता हूँ, खासकर गजा में जहाँ मानवीय कॉरिडोर की गारंटी और पूरी आबादी को बचाने की तत्काल आवश्यकता है। इन 7 दिनों में अगर मरने वालों का आंकड़ा देखें तो गजा में करीब 2300 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं गजा में अस्पताल, दवाइयों और लोगों के इलाज का भी संकट पैदा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इजराइल में 1300 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 289 इजरायली सैनिक भी शामिल हैं। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि अभी भी हमास के कब्जे में इजरायली नागरिक हैं। इजरायली सेना के मुताबिक 126 लोग बंधक बनाए गए हैं, जिन्हें दक्षिणी इजराइल के सदात क्षेत्र से 7 अक्टूबर को बंधक बनाया गया था। हम गाजा शहर से लोगों को निकाल रहे हैं। हम लोगों को दक्षिण में नाहल आजा की ओर ले जा रहे हैं। अब तक सैकड़ों हजारों लोगों को निकाला जा चुका है। हमने अब तक इजराइल डिफेंस फोर्सेज के शहीद सैनिकों और शोक संतप्त परिवारों के 286 परिवारों को सूचित किया है। हमने 126 परिवारों को लापता व्यक्तियों और बंधकों के बारे में भी सूचित किया है। 7 दिनों में आतंकी हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेनाओं ने जमकर बमबारी की है। हमास के नुखबा कमांडो फोर्स की कंपनी कमांडर अली कादी भी मारा गया। फिलिस्तीन का कुख्यात आतंकवादी संगठन हमास ने इसी महीने की 7 तारीख को बिना किसी उकसावे के इजराइल पर आक्रमण किया था। उसके बाद इजराइल लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल से अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दक्षिणी इजराइल के शहर सेदरात में कैसे हालात है, वहां की जमीनी हकीकत का डीडी न्यूज संवाददाता अमृतपाल सिंह ने विशेष जायजा लिया और वहां से रिपोर्ट भेजी है। और यह भी हम आपको बता दें कि भारतीय मीडिया का यह इकलौता चैनल है डीडी न्यूज जो सेदरात में पहुंचा है। यह वही शहर है जहां पर हमास ने सबसे पहले हमला किया था।
इजराइल और हमास के बीच में चल रही जंग अपने अरूज पे है। आज जंग का 9वां दिन है और दोनों ही जो पक्ष हैं वो एक दूसरे पर मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं। जहां इजराइल के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स और आर्टिलरी पावर गाजा में बम गिरा रहे हैं, वहीं हमास भी रॉकेट अटैक्स इजराइल पे कर रहा है। कल रात बेन गुरियन एयरपोर्ट टेल अवीव पर एक रॉकेट अटैक हुआ। मैं इस वक्त एक छोटा सा गांव है सदरोत जो गाजा बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, वहां मौजूद हूं, जहां पर सुबह से 20 रॉकेट अटैक्स हो चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि आपको दिखा पाएं, ये शहर खाली करवा लिया गया है। जहां इजराइल नॉर्थ गाजन्स को कह रहा है कि आप वहां से इवैक्यूएट करें और साउथ में जाएं, वहीं इजराइल अपने जो लोग हैं, अपने जो सिविलियंस हैं, उनको जो बॉर्डर टाउन्स और विलेजेस हैं, उनको सेटलमेंट्स हैं, वहां से खाली करवा रहा है। ये वर्चुअली एक घोस्ट टाउन बन चुका है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि आपको दिखाएं कि ये एक बच्चों का पार्क था, सिड्रॉइड बा पार्क। यहां छोटे छोटे बच्चे 10 दिन पहले तक खेलते थे। इस वक्त शाम होने को आई है। मैं सुबह से यहां मौजूद हूं और लगातार ये इवैक्यूएशंस यहां से चल रही हैं। ये सिर्फ सिड्रॉइड में नहीं, गाजा पट्टी के साथ साथ इजराइल के लगते जो छोटे गांव और शहर हैं, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करके लोग यहां से प्लान करके यहां से दूर जा रहे हैं। बड़े शहरों में, टेल अवीव में बहुत सारे लोग मुझे सिड्रॉइड के मिले। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि ये दिखलाएं इस बिल्डिंग को कि ये बिल्कुल खाली पड़ी है। यहां मैं जब एंटर कर रहा था तो ये नेबरहुड की तादाद मुझे 5000 बताई गई, पर अब यहां के दरवाजे लॉक पड़े हैं। लोग यहां ये जगह छोड़कर यहां से जा चुके हैं और क्लियरली जंग में ये तो बात की बात है कि कौन जीतता या कौन हारता है, पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उसकी कॉस्ट क्या दे रहे हैं। और सबसे बड़ी कॉस्ट ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है, जो दोनों साइडों पे, गाजा पट्टी में भी और इजराइल में भी इस जंग की देखने को मिल रही है। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, सड्रॉट गांव, इजराइल गाजा बॉर्डर, डीडी न्यूज। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि युद्ध में हार जीत किसी की भी हो, लेकिन सबसे खास बात है कि हारती अंत में मानवता है, हारता अंत में मानव है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षति भी उसी की होती है। और उत्तरी सीमा पर इजराइल सेना और लेबनान के हिजबुल्लाह के आतंकवादी समूह के बीच झड़प हुई है। इजराइल रक्षा बलों के अनुसार लेबनान सीमा पर विवादित माउंट डोव क्षेत्र के सैन्य ठिकानों पर लगभग 30 मोर्टार दागे जाने के बाद यह झड़प शुरू हुई। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि उसने एक मोर्टार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह आतंकी समूह पर ड्रोन से हमला किया है। सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई अन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इसमें 2 लेबनानी नागरिक मारे गए हैं। इस बीच ईरान की ओर से भी इजराइल के साथ टकराव की धमकियां सामने आ रही हैं। और गजा से सटी मिस्र की सीमा के पास आरिश शहर में मानवीय सहायता पहुंची। गजा में फिलिस्तीनी लोगों के लिए भोजन और अन्य आपूर्ति सहित 1000 टन मानवीय सहायता से भरे 100 से अधिक ट्रक भेजे गए हैं। इसके अलावा गजा में लोगों की मानवीय सहायता के लिए 50,000 से अधिक कपड़े और 3 लाख से अधिक दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति के बक्से भी शामिल हैं। मिस्र का कहना है कि सनाई को गजा पट्टी से जोड़ने वाला राफा क्रॉसिंग का उसका हिस्सा खुला है। हालांकि सीमा के फिलिस्तीनी हिस्से पर इजरायली बमबारी के कारण कई दिनों से यातायात रुका हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि अमेरिका क्रॉसिंग खोलने के लिए मिस्र, इजरायल और कतर के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो इसमें जो बॉर्डर्स खोलने की बात कही जा रही है, कुछ बॉर्डर्स पर बमबारी हो रही है, और वहीं अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि जो एक दूसरा बॉर्डर है उसको खोलने के लिए कतर, मिस्र,
के साथ मिल करके वो बात कर रहा है, इजराइल के साथ मिल करके बात कर रहा है कि कम से कम कुछ बॉर्डर्स खोले जाएं। और इस बीच में जो पलायन की खबरें हैं, जिस तरह से एक अल्टीमेटम इजराइल की तरफ से आया था उत्तरी गजा में, वहीं पर उसके बाद ये जो पलायन की खबरें हैं वो और बढ़ी हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह मौजूद हैं। अमृतपाल, जिस तरह से ये पूरी रिपोर्ट हमने आपकी देखी, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जो मानवीय क्षति है वो तो पहुंची ही है, दोनों तरफ से जो स्थान है, जो शहर है, वो खाली कराए जा रहे हैं। अगर जमीनी युद्ध हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही है, किस तरफ जाएगा ये युद्ध, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मानवीय जो क्षति होती है फौज में सबसे ज्यादा क्षति वही होती है। जंग कौन जीतता है कौन हारता है वो बाद की बात होती है, और जंग जीत पर भी आप किस कॉस्ट पे जंग जीतते हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दोनों साइड्स पे अनफोल्ड हो रहा है। ये सवाल किए जा सकते हैं जी शुरू किसने किया, वो ये कहेंगे, इजराइल वाले कहेंगे जी उन्होंने आके आतंकवादी हमला किया, वो कहते हैं कि जी इन्होंने हम पे सीज कर रखी है। वो अगर आप उसकी पॉलिटिक्स से बाहर जाएं तो ह्यूमैनिटेरियन लॉस सबसे ज्यादा होता है। एनीवे, जहां तक आपने कहा कि जमीनी युद्ध अगर शुरू होता है तो उसका युद्ध पर क्या असर पड़ेगा, उसका असर यह होगा कि एस्केलेट और हो जाएगी टेंशन, यहां तो खत्म हो जाएगा, ये डेसिमेट करेंगे, पर ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट बहुत सारी मौतें होंगी, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि गाजा को कहते हैं कि दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वहां, इतना क्राउडेड एरिया है। तो अगर मान लिए टैंक लेके, आर्टिलरी गन्स लेके ये लोग आगे पहुंच जाते हैं, इनकी इन्फेंट्री पहुंच जाती है, बहुत ज्यादा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, वो बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी अनफोल्ड करेगी। पर इन पर मेरा ख्याल है कि एक वे ये कर रहा है कि हॉस्टेजेस का क्या, इजरायलीज पे कि हॉस्टेजेस का क्या होगा। हमास ने धमकी दी है कि अगर आप अंदर आए या आपने हवाई हमारे पे अटैक्स बंद नहीं करे, हम एक एक करके इनको मारना शुरू कर दें। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमास ने ऑलरेडी उनको मारना शुरू कर दिया। इन्होंने 2 दिन पहले अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजी थी छोटे ऑपरेशंस के लिए कि अगर वो उनको रिहा करवा के ला पाए। उसमें ज्यादा इनको अभी तक जितनी पब्लिक डोमेन में नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है, इनको ज्यादा उसमें तरक्की हासिल हुई नहीं, क्योंकि हमास ने, निकल मैं आपको बताऊं, गाजा की पट्टी के अंदरों अंदर बड़ा एक इंट्रिकेट ये सुरंगों का नेटवर्क बना रखा है। तो ये सब चीजें इजराइल की फौज वे अपॉन कर रही होगी कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पर जो लेबनान के साथ एक फ्रंट खुलने की, जो हिजबुल्लाह का जो अटैक्स है उस पर जिस तरह से इजराइल रिटेलिएट कर रहा है, किस तरह से ये दूसरे फ्रंट्स खुलने पे जो पूरी वॉर स्ट्रैटेजी है उस पर किस तरह से असर देखते हैं इजराइल के लिए, और ओवरऑल जो पूरी सिचुएशन है उसको किस तरह से देखते हैं एक और फ्रंट खुल जाने से? देखिए, अगर आप मैप पे देखें तो गाजा पट्टी जो है वो साउथ में है इजराइल के इजिप्ट के बॉर्डर लगता है गाजा पट्टी पे, ये इनके बिल्कुल साउथ पे है, या साउथ वेस्ट पे है, मेडिटेरेनियन सी लगता है। लेबनान इनके नॉर्थ में है। तो अगर वहां से फ्रंट खुलता है या हिजबुल्लाह सीधी तरह कूद के आ जाती है, जो हिजबुल्लाह कह रही है, पर अभी तक छोटे मोटे उन्होंने अटैक्स किए हैं। आज 5वां अटैक किया जहां उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल्स इन पे दागी। आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने उसका जवाब दिया और मिसाइल्स दागी लेबनान के अंदर। तो पर अगर ये हिजबुल्लाह खुल के कूद जाती है तो 2 फ्रंट्स खुलेंगे। इजराइल मिलिटरीली तो इक्विप्ड है 2 फ्रंट्स पे लड़ने के लिए, पर सवाल बड़ा होगा फिर और कंट्रीज क्या करेंगे, अरब कंट्रीज क्या करेंगे, ईरान क्या खुल के सामने आ जाएगा, कतर क्या करेगा, क्या इनके जिनसे रिश्ते बेहतर हो रहे थे इजराइल के, सऊदी के, यूएई के, उनके इजिप्ट से, वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उनके भी स्वर थोड़े बदलते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खत्म करें, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एस्टैब्लिश करें, सबसे पहले एड दें, फिर आगे ये करें, आगे की बात की जाए। तो पर अभी तक ना इजराइल ने ना हमास ने खत्म करने की कोई इंडिकेशंस दी हैं। इनफैक्ट और
ज्यादा स्ट्रिंजेंट और मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली हैं। जी, तो जी। युद्ध काफी क्रिटिकल जंक्चर पे है निखिल। जी जी, निश्चित तौर पर काफी क्रिटिकल जंक्शन पर है। एक बात और जहन में आती है जब आप कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है और एस्केलेट हो रहा है, बहुत सारे इसमें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं कि अगर ये गजा से के बजाय जब एक लेबनान बॉर्डर की तरफ भी जब ये खुलता हुआ फ्रंट नजर आ रहा है तो उसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, जिस तरह से आपने बताया। ये भी समझना चाहेंगे कि डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर क्या कोशिशें हो रही कि इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, क्या कुछ कोशिशें इस फ्रंट पर की जा रही हैं? मेनली लेड बाय अमेरिका कोशिशें हो रही हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यहां पर इजराइल में थर्सडे को थे। उसके बाद उन्होंने अरब के और मुल्कों का दौरा किया, जॉर्डन गए, सऊदी प्रिंस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले, कतर गए। तो इन सब से ये लोग बात कर रहे हैं। उधर प्रेसिडेंट बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, महमूद अब्बास जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट है उनसे बात की। तो जो मेन प्लेयर्स हैं रीजन के, ईरान को छोड़ दें अगर आप, इजिप्ट से बात की जा रही है, ये जॉर्डन से बात हो रही है, सऊदी से बात हो रही है, यूएई से बात हो रही है, बहरीन से बात हो रही है, कतर से बात हो रही है। काफी इनके अमेरिका के अलाइज हैं और अमेरिका इजराइल अमेरिका के थ्रू इनके साथ बात कर रहा है। वो तो डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही हैं। यूएन लगातार कह रहा है, डब्ल्यूएचओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि भाई मास माइग्रेशन खास करके हॉस्पिटल से इनके डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, भयानक परिणाम होंगे। और तो ये सब चल रहा है। पर वहीं ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फिर जो कैबिनेट मीटिंग की और कहा कि इट्स अ फाइट टू द फिनिश, हम उनको खत्म करके छोड़ेंगे। तो दोनों स्वर आपको आप देख रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह का क्या प्रिवेल करता है, डिप्लोमेसी प्रिवेल करती है या ये युद्ध चलेगा। मेरा अपना समझ जो यहाँ पर ग्राउंड पर आके आई है, लोगों से बात करके, बहुत सारे फौज के लोग भी जो आपसे ऑफ कैमरा बात करते हैं और यहाँ पर यहाँ के जर्नलिस्ट से, इंटेलेक्चुअल से, वो कहते हैं कि इजराइल की स्ट्रैटेजी ये होगी कि हमास को सिग्निफिकेंटली डेसिमेट करें या उनको डैमेज करें। ठीक है अमृतपाल, आपने लगभग अपनी बात कह दी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है, उस बीच में भारतीयों की वतन वापसी का दौर भी जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। इससे पहले 197 नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान भी दिल्ली पहुंची थी। तीसरी और चौथी उड़ान से दिल्ली लौटे भारतीय नागरिकों का केंद्रीय मंत्रियों रिटायर्ड जनरल वीके सिंह और कौशल किशोर ने तिरंगा देकर स्वागत किया। 18,000 भारतीयों को इजराइल में से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच भारतीयों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला जारी है। रविवार को भी 274 भारतीयों का एक दल तल अवीव से दिल्ली वापस पहुंचा। ऑपरेशन अजय के तहत ये चौथा विशेष विमान है जो इजराइल से वापस भारत आया है। इससे पहले एक और विमान से 197 भारतीय सुरक्षित स्वदेश वापस आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों वीके सिंह और कौशल किशोर ने तीसरी और चौथी उड़ान से दिल्ली लौटे भारतीय नागरिकों को तिरंगा झंडा देकर उनका स्वागत किया। युद्धग्रस्त इस्राइल से वापस देश लौटने के बाद भारतीयों ने खुशी जाहिर की और मोदी सरकार का आभार जताया। पहले तो एम्बेसी सबसे अच्छे से वहाँ पे यूनिवर्सिटी आई है, हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा तुम्हें इवैक्यूएट किया जाना चाहिए कि इफ यू वांट टू बी इवैक्यूएटेड तो विल डू दिस प्रोग्राम एंड उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया एंड विद इन 2 days उन्होंने हमें बराबर से इवैक्यूएट किया। ऑल द अरेंजमेंट्स वर डन वर प्रीटी गुड एंड ऑनेस्टली इंडियन एम्बेसी डन अ फैंटास्टिक जॉब देयर। सेफ्टी को देखते हुए भारत सरकार ने इवैक्यूएशन किया है तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी जैसे कि वार टाइम हो सकता है और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। बहुत बढ़िया इन्होंने इंतजाम किया है और बड़ी सेफली लेके आए हैं ये लोग। सब चीज उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोवाइड करी है उन्होंने हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सही समय पर सही निर्णय लेने से ही भारतीयों की सुरक्षित वापसी संभव हो पाई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा संदेश जनता को दिया है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी फंस जाएंगे तो भारत सरकार आपके बचाव में आपको लेकर। ये अभी अच्छे नियोजित तरीके से सब काम हो रहे हैं। एक ही कारण है इसका, प्रधानमंत्री जी की सोच और समय पर निर्णय देना। 18,000 भारतीयों को इजराइल से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। भारतीयों को वापस लाने का निर्णय इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को देखते हुए लिया गया। विदेश मंत्रालय ने इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। ये नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर रख रहा है, साथ ही सूचना और सहायता भी उपलब्ध करा रहा है। ये युद्ध 9वें दिन भी जारी है और दोनों ओर से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है और दोनों ओर से टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का यही हमारा विशेष है जिस पर हम चर्चा करेंगे, इजराइल हमास संघर्ष, जमीनी युद्ध की तैयारी। ये आज का हमारा विशेष है, इजराइल हमास संघर्ष, जमीनी युद्ध की तैयारी। क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, किस तरह से ये युद्ध इस पूरे संघर्ष पर असर करेगा, ये हमारा आज विशेष का विषय होगा। इजराइल हमास संघर्ष, जमीनी युद्ध की तैयारी। और इस पर 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत सरकार में रहे हैं। स्वागत है एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य आपका। और हमारे साथ में रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु है जो कि स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। एम्बेसडर शारदेंदु, बहुत स्वागत है आपका। और एम्बेसडर, आपके साथ में ही अगर हम शुरुआत करना चाहें इस चर्चा की और समझना चाहें कि जिस तरह से बार बार ये बात सामने आ रही है कि ज़मीनी युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है, जो डेडलाइन जो दी गई थी इजराइल की तरफ से वो लगभग समाप्त होने को है, तो किस तरह से देखते हैं क्या स्ट्रेटजी होगी इजराइल की इस ज़मीनी युद्ध में, किस तरह से इसको समझना चाहिए, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, कैसे जानें इसको। और साथ ही साथ इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि फिर हमास किस तरह से इस पर रिटेलिएट कर सकता है।
पहली बात तो ये है कि 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ हमास का सदर्न इजराइल पे, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और काफी सारे लोग किडनैप भी हो चुके थे, इसके बाद इजराइल को कोई और चारा नहीं था, रिटेलिएशन बिल्कुल जरूरी था। रिटेलिएशन का कुछ मकसद होना चाहिए और मेरे ख्याल में इजराइल का इस समय 2 खास लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य यह था कि वो हमास का लीडरशिप का, पर्टिकुलरली जो इस ऑपरेशन में मौजूद थे, उनका कुछ एलिमिनेशन करना। दूसरा था कि एक सबक सिखाना ताकि गाजा से ऐसा ना हो, क्योंकि ये तो पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। इजराइल पहले भी गाजा जा चुका है। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि रिटेलिएशन जो है इजराइल का, ये क्या प्रोपोर्शनेट है या डिस्प्रोपोर्शनेट की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट की ओर बढ़े, ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक जो बिल्टअप एरिया है, जो कि गाजा में इनको फिर ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल होता है और सिविलियन कैजुअलिटीज का बहुत रिस्क रह जाता है और कोई नहीं चाहता है कि ऐसा ह्यूमैनिटेरियन एक डिजास्टर हो जाए जिसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे जाए। लेकिन अगर शहर के अंदर बिल्टअप एरिया में करना है युद्ध, तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये कैसे खत्म करे। दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये है कि जैसे ये स्फीयर ऑफ एक्टिविटी बढ़ता है तो इसका वाइडनिंग जो हो सकता है। पहली बात आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी लेबनान, सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ कुछ ऑलरेडी एक्शन हो चुका है। आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह काफी मजबूत फोर्स है, उनके पास रॉकेट फोर्सेस बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि इजराइल के काफी सारे शहरों में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि इजराइल ने सीरिया का 2 एयरपोर्ट्स पे एयर स्ट्राइक किया था, एलेपो और दमास्कस, और इसके बाद सीरिया भी बहुत नाराज है इजराइल का इस एक्शन से। तीसरा ऑफ कोर्स हम लोग सब जानते हैं कि ईरान ने भी वार्निंग दिया है इजराइल को। लेकिन अरब देशों में भी अभी कह रहे हैं लोग, काफी सारे लीडरशिप अभी कह रहे हैं कि अभी मामले को शांत करना चाहिए। अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद अमेरिका भी इजराइल को कह रहा है कि इसको कुछ ज्यादा इसको एक्सेलरेट ना करे। लेकिन अब उस स्थिति पे इजराइल नहीं पहुंचा है कि अपने लक्ष्य पहुंच चुके हैं, इसलिए उसको आगे की तैयारी करना होगा। और आगे का तैयारी अगर ग्राउंड फोर्स, ग्राउंड अटैक हो, तो इसका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगे। जी जी जी, जो इस बात को समझते हैं एम्बेसडर भट्टाचार्य से। एम्बेसडर भट्टाचार्य, जिस तरह से आपने देखा कि लेबनान का एक फ्रंट खुल गया है और उसके साथ ही साथ सीरिया की नाराजगी है, ईरान की तरफ से धमकी भरे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तमाम जो फ्रंट्स खुलने की बात हो रही, कतर के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ये इसकी वजह से जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेट हो सकता है, बढ़ सकता है? मेरे ख्याल में अभी तक ऐसे स्थिति पे इजराइल नहीं है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को डीएस्केलेट कर पाए, क्योंकि हर एक कॉन्फ्लिक्ट, जब कोई देश कभी आगे जाता है युद्ध में, और इस टाइम उसने युद्ध का ऐलान किया है, पिछले बार 73 के बाद ये पहली बार है जब इजराइल ने युद्ध का ऐलान किया है। तो जब युद्ध में जाते हैं उसके कुछ लक्ष्य होते हैं, और जब तक लक्ष्य वो दरअसल ये सवाल एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य के लिए था, लेकिन आप इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं ब्रिगेडियर शारदेंदु, तो आप जारी रखिए। जी देखिए, जिस तरीके से गतिविधियां चल रही 9 दिनों से और जिस तरीके से इजराइल का रिस्पांस है, बड़े ही सीवियर रिस्पांस दिया है। इजराइल ने अटैक किया था, सरप्राइज हुए थे, इजरायली आर्मी जान माल का नुकसान हुआ था, सिविलियन कैजुअलिटी हुए थे और बड़ा ही टेरिफाइंग टेररिस्ट अटैक था। इसकी पूरे विश्व ने निंदा की है। लेकिन अब इजराइल के अस्तित्व की बात थी, उनके साथ की बात थी। उन्होंने देखिए बहुत ही वायलेंट तरीके से रेड किया और जिस तरीके से गाजा पट्टी में 3000 एयर स्ट्राइक की और तमाम मिसाइलों से अटैक किया, उसमें देखिए जान माल की क्षति हुई, सिविलियन इंजरीज हुई, हमास को नुकसान पहुंचा। देखिए उनका मकसद 2-3 था। पहला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके कम्युनिकेशन सेक्टर है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लीडरशिप एलिमिनेट किया जाए, और उनका जो लॉन्चिंग साइट है जहां से वो रॉकेट इस तरीके से फायर कर रहे थे उसको बर्बाद कर दिया जाए। और उन्होंने देखिए पूरा सीज कर दिया है गाजा पट्टी को, जिससे कि रसद ना आ सके, किसी तरीके का इन एंड आउट ना हो सके। मेडिटेरियन सी पे अमेरिका का जंगी बेड़ा आने से वहां उसको पूरी तरीके से तो एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने लॉन्च किया था। और आज देखिए 9वां दिन है
और इसमें बीच में जो आम नागरिक है वो फंस गया है। इसी वजह से हर तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड की आज की बात हो रही है। आज की डेट में जो गाजा पे जो कैजुअलिटी हुई है वो इजराइल से कहीं ज्यादा हो गई। करीब 2300-2400 लोग वहां मारे जा चुके हैं। इमीडिएट मेडिकल एड की जरूरत है। औरतें जो हॉस्पिटल में थी, मरीज जो हॉस्पिटल थे, वो मर रहे हैं क्योंकि वहां ईंधन खत्म हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, दवाई खत्म हो गया। तो ये इस स्टेज पे वॉर आ गया। और देखिए इजराइल जो है वो फंस गया है क्योंकि साउथ में गाजा पट्टी से अटैक हो रहा है और नॉर्थ में आपके हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। ये शुरुआत हो रखी है, अब किस लेवल पे जाता है ये देखने की बात है। आज की डेट में मेरा मानना यह है कि इजराइल की ये टैक्टिक्स है कि नॉर्थ को कंटेन करें, हिजबुल्लाह को अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए इस तरीके की फायरिंग जारी करना होगा। लेकिन इजराइल के ये पक्ष में है कि वो नॉर्थ को कंटेन करे, उसमें ना उलझे। और जो उसका मकसद था, जो मिलिट्री एम था, हमास का एलिमिनेशन करना या उनकी लीडरशिप को ध्वस्त करना, वो करे। और साथ में एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखे जिससे कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से वो स्ट्राइक करता रहेगा और सिविलियन इंस्टॉलेशन को टारगेट करेगा। तो देखिए एक पूरा अरब वर्ल्ड लामबंद हो रहा है। इजिप्ट का जो ट्रांजिट पॉइंट है उस पर भी आपने अटैक किया। जब आप बोलते हैं नॉर्थ गाजा को खाली करिए तो ये जाएगी कहां 8 लाख जनता? उस इलाके में 23 लाख जनता है। और नॉर्थ अगर गाजा पट्टी आपने खाली करने के लिए बोला है क्योंकि आप वहां मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, तो ये जाएंगे कहां? उसमें 2 एक्सेस है, एक कोस्टल लाइन है और एक इंटरलैंड पे रोड है। उसमें सारे लोग चल के कहां जाएंगे बताइए? इजिप्ट ने अपना बॉर्डर खोला नहीं। तो हमास की तरफ से ब्रिगेडियर शारदेंदु क्या रिटेलिएशन इस पर हो सकता है? किस तरह से उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए हमास ने तो अपने कार्ड खोल दिए हैं। उन्होंने शायद इस चीज की तैयारी कर रखी थी कि देखिए पहला अटैक हम सरप्राइज करेंगे, सरप्राइज से उन्होंने मैक्सिमम कैजुअलिटी। आज की डेट में उनके जो अटैक कर रहे हैं, जो रॉकेट फायर कर रहे हैं, वो सारे कुछ आयरन डोम उसको ध्वस्त कर दे रहा है, उससे कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही है। लेकिन गाहे बगाहे जब 1-2 रॉकेट उनके बिल्टअप एरिया पे गिरते हैं तो उसका नेचुरली कैजुअलिटी हो रही है। अब हमास ने इस बात से प्रिपेयर्ड, उसने अपनी तैयारी कर रखी है ग्राउंड एक्शन की। ग्राउंड एक्शन के लिए जैसे ही इजराइल सेना नॉर्थ गाजा पट्टी में घुसेगी, वो बिल्टअप एरिया, कहां से आप टैंक मैन्यूवर करेंगे, कैसे फायर करेंगे, कैसे लेन टू लेन आप क्लियर करेंगे, कैसे बिल्डिंगों में जो हमास के लड़ाके हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपने कोई कैंप लगा लिया तो वो मेल्ट अवे कर जाएंगे। ट्रांजिट कैंप खोला आपने, ट्रांजिट पॉइंट खोला सिविलियंस के लिए, तो वो उससे मेल्ट अवे करके निकल जाएंगे। वहां लड़ाके जो है वे अनकन्वेंशनल वॉर लड़ रहे हैं, उनकी शूट एंड स्कूट की टैक्टिक्स है। फायर कर दिया, अब इजराइल रिएक्ट करता है। 23 लाख लोगों को कैसे एलिमिनेट करोगे? उसमें 23-24 हजार आपके हमास के लोग हैं। हमास के लोगों का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। वो मर्ज हैं, वो ऑपरेट करते हैं स्कूल से, वो ऑपरेट करते हैं हॉस्पिटल से, वो ऑपरेट करते हैं अपने रिलीजियस प्लेस से। तो उनका आइडेंटिफिकेशन मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन है। इजराइल आर्मी अगर ग्राउंड एक्शन के लिए जाएगी तो उसको बहुत ही पुख्ता इंटेलिजेंस चाहिए जिससे कि वो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके। डिस्टेंट बैटल खत्म हो जाएगा, ग्राउंड पे 1-to-1 बैटल लड़ना है। और जब आप अटैक करते हैं बिल्टअप एरिया पे, आप ज्यादा वल्नरेबल है। वो तो अपनी पोजीशन लेके बैठा है, वो सिविलियन भी बन जाता है, वो विक्टिम भी बन जाता है, वो मरीज भी बन जाता है और वो फायर भी आपके ऊपर कर देता है। तो इस सिचुएशन से हमको नहीं लगता कि इजराइल को इसमें उलझना चाहिए। वो एक कंट्रोल करे हमास पे, फायरिंग करे, लीडरशिप एलिमिनेट करे और इसको एस्केलेट ना होने दे। आज की डेट में एस्केलेशन पे चल रहा है। अरब वर्ल्ड को यूनाइटेड नहीं होने देना है। इजिप्ट और जो जॉर्डन आपने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया उसको आप परसू करिए और इस चीज को रिस्ट्रिक्टेड रखिए। आप इसमें देखिए रिलीजन का मामला आ जाता है। आज की डेट में मुस्लिम जितने वर्ल्ड के हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऑफेंडेड फील कर रहे हैं क्योंकि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन स्ट्राइक होता चला जा रहा है। लिहाजा इसको इजराइल को समझ। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, इजरायली आर्मी जो है जो बैटल कंटेनमेंट में एक्सपर्ट है, कितना एस्केलेट करना, कब उसको कंट्रोल करना एंड बैटल मैनेजमेंट उनका एक बड़ा डोमेन रहा। वो ये युद्ध बहुत समय से लड़ रहे हैं तो उसको अब इम्प्लीमेंट करने का समय है। और एक देखिए डिप्लोमेटिक एक्शन पे भी चलिए। एंटनी ब्लिंकन ने देखिए अरब देशों को अपने किया। आप भी इस तरीके को डिप्लोमेटिक एक्शन करिए। तो एम्बेसडर भट्टाचार्य से समझ लेते हैं जी, एम्बेसडर भट्टाचार्य से समझ लेते हैं कि जो डिप्लोमेटिक एक्शन जो है वो किस तरह बढ़ रहा है आगे, या इस संघर्ष को कैसे इसका अंत समझें? क्या डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बातचीत हो रही है? किस तरह से कोशिशें हो रही हैं इसका अंत करने की? एम्बेसडर
इसमें बहुत सारे कोशिश हो रही है, क्योंकि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तभी संभव है जब कुछ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो, यानी कि जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें कुछ डी एस्केलेशन हो, कुछ कम हो जाए। अगर वो नहीं होता है तब तक वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बहुत सारी तरह से अभी इस समय बात चल रहे हैं अरब देशों में। आजकल आज की तारीख पे बहुत सारे अरब देशों ने कहा है कि ये हमला को रोकना चाहिए। वो लोग नहीं चाहते हैं कि पैलेस्टीन में और कुछ डैमेज हो, सिविलियंस पे कुछ असर हो, और ऐसा जो प्रेशर है ये इजराइल पे भारी पड़ेगा। दूसरी बात मिलिट्री बात भी है, क्योंकि इजराइल पहले भी गाजा में जा चुका है और इजराइल जानता है कि अगर वो गाजा के अंदर जाता है तो वहां से निकलना और मुश्किल है। ये 5वीं बार है जबकि ये गाजा में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं इजरायली आर्मी। बहुत सक्षम आर्मी है, लेकिन बिल्ट अप एरिया में, ऐसे हाईली पॉपुलेटेड एरिया में, सो इजराइल का भी अभी दबाव हो सकता है कि वो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स को एक्सेप्ट करे। इनिशिएटिव्स तो बहुत है, लेकिन दोनों साइड को एक्सेप्ट करना होगा। अब देखिए अभी हाल में हमास का जो लीडरशिप है वो तो जानते हैं आप कि वो कतर में बेस्ड है, और उनके साथ अभी कुछ ईरान और कुछ और अरब देशों का भी कुछ बातचीत हो रहा है, शुरू हुआ है। तो उसमें से अगर कुछ निष्कर्ष निकलता है, और एट द सेम टाइम यूएस भी इजराइल को कह रहा है कि ये ऐसा इतना ज्यादा दबाव पैलेस्टीनियन सिविलियंस पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना करे, तो इससे अगर कोई निष्कर्ष निकल सकता है। निष्कर्ष एक ही है, पीस टॉक्स की जरूरत है, 2 स्टेट सॉल्यूशन का की ओर अग्रसर होना है। जब तक साइड इस पे तैयार नहीं होते हैं, ये बड़ा मुश्किल होगा कि कोई भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हो। और आप जानते हैं कि हमास का बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है इस 2 स्टेट फॉर्मूला पे, और अब जो इजराइल सरकार है, जो लीडरशिप है, उसका भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग व्यूज है। आज के तारीख पे ना सिर्फ गाजा पे, वेस्ट बैंक में भी काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, और वहां पे काफी सारे लोग जो नेटिव अरब्स है, जो पैलेस्टीनियंस है, उन पे काफी हमला भी हो चुका है। तो स्ट्राइक्स ना सिर्फ गाजा पे हो रहा है, वेस्ट बैंक में भी काफी हमला हो रहा है। अगर एस्केलेट ना करे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसको सुलझाना। जी, जो मूल प्रश्न था उस पर भी चाहते हैं कि आप संक्षेप में जवाब दें कि क्या जिस तरह से लेबनान वाला फ्रंट खुला है, और उसके बाद या उससे पहले ही ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सीरिया की तरफ से, कतर की तरफ से, आपको लगता है कि एक ये जो पूरा टेंशन है, ये अरब वर्सेस इजराइल एक बार फिर से वो पुराने दौर में 60 के दशक की तरह से फिर से उस तरह का टेंशन एस्केलेट हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की ओर नहीं बढ़ेगा अरब देशों के साथ, लेकिन बहुत ही प्रेशर बढ़ेगा। आप जानते हैं कि कोई भी अगर समस्या हो, उसका जो समाधान होता है वो 2 पक्ष के बीच बातचीत होना चाहिए, और ये 2 पक्ष है पैलेस्टीनियन और इजरायली। पैलेस्टीनियन में स्लाइट डिवीजन है, क्योंकि एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वेस्ट बैंक में, एक हमास है जो कि गाजा में है, और दोनों के व्यूज बहुत भिन्न है, और इजराइल में भी काफी सारे मत है इसके बारे में। लेकिन जब तक इन दोनों के बीच बातचीत नहीं होता है, ये बड़ा मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि अरब देशों से बहुत दबाव पड़ेगा, लेकिन हमला की बात मैं अभी नहीं समझता हूं कि उस स्थिति पे आज नहीं है। मेरे ख्याल अमेरिका के तौर से भी अभी कुछ बातचीत चल रही है जिससे इसको कुछ जरा डी एस्केलेट किया जाए। जी बिल्कुल, सब लोग चाहते हैं कि टेंशन डी एस्केलेट हो, और कम से कम जो शांति है वो उसका कोई विकल्प नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो अपनी रिपोर्ट्स देखी, उसमें जो नुकसान है वो जो आम व्यक्ति है, जो आम मनुष्य है, उन्हीं का हो रहा है, और वो दोनों तरफ का हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, युद्ध किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य और ब्रिगेडियर शारदेंदु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी।
बचपन। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो उससे जुड़ी हुई सियासत की भी कुछ बात कर लेते हैं। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में बीआरएस ने सौभाग्य लक्ष्मी योजना लागू करने का आश्वासन दिया है, जिसमें राज्य में हर एक पात्र महिला को प्रत्येक महीने 3,000 रुपए दिए जाने की बात कही गई है। घोषणा पत्र में चल रही योजना रायतू बंधु योजना में प्रति एकड़ 16,000 रुपए देने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं सामाजिक कल्याण पेंशन में 5,000 रुपए और दिव्यांगों को 6,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सभी पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। बीआरएस 119 विधानसभा क्षेत्रों में से 115 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं बीजेपी नेता और तेलंगाना प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। आपने कहा था दलित बंधु को 10 लाख रुपए देंगे, कितने लोगों को दिए? थोड़े से लोगों को दिए और उसमें भी 30% कमीशन लिया, खुद मुख्यमंत्री ने माना। तो इस तरह से खोखले वायदे लोगों के ध्यान में है, तो इसलिए आज के वायदों पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए हमारी पक्की राय है, आज पक्का हो गया, बीआरएस हारेगी, बीजेपी जीतेगी। इस बीच कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद रेवंत रेड्डी और सांसद उत्तम कुमार रेड्डी का नाम भी शामिल है। पहली सूची में कई निवर्तमान विधायकों को भी को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के लिए 144, छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपने इस दौरे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक निन में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने वियतनाम में लोगों में रविंद्रनाथ टैगोर के लिए उत्साह को देखकर उनका आभार जताया। इससे पहले विदेश Tagore's works are widely recognized in Vietnam, being read and appreciated throughout the country and even included in Vietnamese textbooks. It is indeed heartening to know that Tagore's Gitanjali has been translated into Vietnamese. I would like to highlight Tagore's historic remarks made during that visit to Vietnam, where he said, I quote, "Looking back into several centuries, I'm dreaming of a time in India which is still flowing strongly in my blood. Today, I'm bringing to you evidence of the time when our culture met through documents, archives, and artworks to awaken your spirit." इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का राजधानी हनोई में वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन ने पारंपरिक तौर पर स्वागत किया। वियतनाम पहुंचकर विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक ट्रॉन क्वोक पैगोडा का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने लिखा कि भारत और वियतनाम के बीच सदियों पुराने संबंधों के प्रतीक ट्रॉन क्वोक पैगोडा में बोधि वृक्ष है। उन्होंने कहा कि यह वृक्ष 1959 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन को उपहार में दिया था। विदेश मंत्री कल 18वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। और नई दिल्ली में आयोजित हुआ P20 यानी पार्लियामेंट 20 सम्मेलन हर मायने में सफल साबित हुआ है। P20 शिखर सम्मेलन के दौरान 4 अहम सत्र विभिन्न विषयों पर आयोजित किए गए और सर्वसम्मति से एक संयुक्त वक्तव्य भी स्वीकार किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी सफलता के लिए भागीदार देशों का आभार जताया है। दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में आयोजित पार्लियामेंट 20 की सफलता के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भागीदार देशों के प्रतिनिधियों का आभार जताया। दिल्ली में रविवार को संसद भवन परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि G20 की ऐतिहासिक सफलता के बाद
P20 का सफल आयोजन हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि P20 में सर्वसम्मति से संयुक्त वक्तव्य को स्वीकार किया गया। इसमें विशेष ये था कि इंडोनेशिया के अंदर हम सबके सामूहिक प्रयास करने के बाद भी जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि G20 और P20 में एक परंपरा है कि सभी देशों की सहमति, इसमें बहुमत के आधार पर नहीं, सबकी सहमति G20 P20 की का उद्देश्य रहता है। और मुझे खुशी है कि इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में सबकी सहमति रही, लगातार प्रयास चलते रहे और G20 के डिक्लेरेशन के परिप्रेक्ष्य में पार्लियामेंट की जॉइंट डिक्लेरेशन अपने आप में सबके सहयोग से, सबकी सक्रिय भागीदारी से ये संभव हो पाया। P20 शिखर सम्मेलन के दौरान 4 अहम सत्र आयोजित किए गए, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों, लैंगिक समानता, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, हरित ऊर्जा और तकनीकी उन्नयन जैसे मसलों पर चर्चा शामिल है। वहीं 12 अक्टूबर को सम्मेलन की शुरुआत से पहले लाइफ मिशन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। 13 देशों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ने द्विपक्षीय बैठकें भी की, जिसमें अहम मसलों पर चर्चा की गई। जलवायु पर्यावरण के विषय के अंदर भारत नेतृत्व कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी इस विषय पर एक वैश्विक दृष्टिकोण देश के सामने रख रहे हैं और संसदें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वहाँ की जो संसदों की प्रैक्टिस, परंपराएं, प्रॉपर्टी, वहाँ की चर्चा, संवाद होगा, उसको हम साझा करेंगे तो हम इस मिशन को एक नई दिशा दे पाएंगे। दिल्ली के यशोभूमि में 13 और 14 अक्टूबर को P20 सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद रखा गया। शुक्रवार को सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। पीएम ने आतंकवाद की परिभाषा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राय न बन पाने पर चिंता भी व्यक्त की थी। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और विवादों का मानो चोली दामन का साथ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बहरामपुर के पास उन्होंने बाइक की सवारी की। अब आप सोचेंगे कि बाइक की सवारी करना कोई नई बात तो है नहीं, इसमें कैसा विवाद। लेकिन अधीर रंजन ने इस दौरान सड़क सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, खुद नहीं पहना, साथ में जो उनके पीछे व्यक्ति बैठा है उसने भी हेलमेट नहीं पहना, और वो इस वीडियो में स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ छोड़कर बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक जिम्मेदार नेता, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसे कई पदों पर रहने वाले अधीर रंजन को कम से कम नियमों और देश के कानून का सम्मान करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। इसके जरिए वे देश की जनता को, युवाओं को, और जो ट्रैफिक नियमों का पालन करने की जब हम बात करते हैं तो उनको क्या संदेश दे रहे हैं, ये बात भली प्रकार से समझी जा सकती है। तो कम से कम इस तरह का जो आचरण है
उसका क्या संदेश जाता है समाज में, ये भी सोचना चाहिए। और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे और उपहार लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि संसद में सवाल पूछने के बदले में महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों और उपहारों का आदान प्रदान हुआ। भाजपा सांसद ने जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की है। उन्होंने महुआ मोइत्रा को सदन से तत्काल निलंबित करने की भी मांग की है। तो संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे और उपहार लेने का आरोप निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाया है। तो बेहद संगीन आरोप है ये, और वो कहते हैं कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और अब बात मातृशक्ति की आराधना के लिए। मातृशक्ति की आराधना के लिए शारदीय नवरात्रि के पावन महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 9 दिनों में आदि शक्ति मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के प्रथम दिन बहुत इसको अहम माना जाता है और आज ही के दिन देवी की घट स्थापना या कलश स्थापना होती है। नवरात्रि के 9 दिवसीय इस पर्व पर पहले दिन की अधिष्ठात्री देवी है मां शैलपुत्री। ये हिमालय राज्य की बेटी हैं, इसलिए उन्हें शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री कहा जाता है। और देश भर के तमाम मंदिरों समेत घर घर में नवरात्रि को लेकर उत्साह देखते ही बनता है। दुर्गा पूजा पंडालों में दिव्य और आभापूर्ण मां की प्रतिमा, मंदिरों में भक्तों की कतार, दर्शन के अभिलाषी बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, हर ओर कृपा स्वरूप मां की भक्ति में डूबे लोग। शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देश भर में आस्था और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। दिल्ली, गुवाहाटी, मिर्जापुर, मुंबई, कटरा शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आदिशक्ति भगवती शैलपुत्री के दर्शन के लिए भक्त सुबह से ही मंदिरों में नजर आए। मां शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मातृशक्ति की आराधना के लिए लोगों ने परंपरागत रूप से घरों में कलश स्थापना तो की ही, वहीं नारियल, चुनरी और गुड़हल का फूल लेकर मां की झलक पाने के लिए ललायित नजर आए। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है और सुबह से ही मां झंडे वाली मंदिर में 4 बजे से तकरीबन लोग यहां पर आ रहे हैं अपनी आस्था लेकर के, अपनी भक्ति लेकर के, और दूर दूर से चलकर यहां पर लोग आते हैं। काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है। जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित मां वैष्णो देवी के दरबार में भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। कटरा से लेकर मां के भवन तक सुंदरता देख सभी श्रद्धालु अभिभूत नजर आए। बड़ी ही सुखद अनुभूति है और इसके साथ साथ भीड़ भी काफी ज्यादा है, लेकिन एक उत्साह है श्रद्धालुओं के मन में कि भाई जाना है तो बस जाना है। लाखों की संख्या में जो आज पहले नवरात्रि के दिन श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं जाते हुए पैदल, उनकी यात्रा भी मंगलमय हो और माता रानी सभी की मुराद पूरी करे। देश भर में 51 शक्तिपीठ हैं। मां कामाख्या, मुंबा देवी और उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में भी उन्हीं में से एक हैं। शैलपुत्री के लिए माना जाता है कि उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। वे शक्ति, दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्र के आगमन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश में लिखा कि देशवासियों को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। जय माता दी। देश के अधिकांश हिस्से में शरद ऋतु का आगमन और उस समय नवरात्र का पर्व, इसलिए इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि 9 दिनों के बाद दशमी के दिन विजयदशमी का पर्व भी देश में धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर में जगह जगह रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल में भव्य दुर्गा पंडाल और उनकी पूजा देश भर में प्रसिद्ध है। तो वहीं गुजरात का डांडिया उत्सव, जिसके दौरान रात भर भक्त सामूहिक रूप से मां की आराधना करते हैं, उत्सव मनाते हैं। डांडिया उत्सव के लिए
खास है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया गीत। गरबा गीत को कलाकार ध्वनि भानुशाली, तनिष्क बागची और जीजस म्यूजिक की टीम ने प्रस्तुत किया है। छोरू ने मलियाज दर्शननी सौगात हो लाल चुंदलड़ी मान सोहाए रे माना मांडव। दिल्ली से चंद्रशेखर, भोपाल से अजीत। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।